नमस्कार, स्वागत है आपका आशुतोष सिन्हा की सीरीज में। और हम लोग जो महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आज हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि। इनके बारे में बात करना बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि इनकी जीवनी अगर आप जानते हैं तो ये बिहार के बहुत ही छोटे से गांव बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। और बेगूसराय ज़िले में जब इनका जन्म हुआ, उसके बाद से ये धीरे धीरे अपने पढ़ाई के बदौलत हिंदी के राष्ट्र कवि तक बन गए। हिंदी साहित्य में इनकी दिलचस्पी थी। हालांकि ये पटना विश्वविद्यालय से जब बीए कर रहे थे तो उस समय इनकी रुचि इतिहास और राजनीति शास्त्र में रही। लेकिन इसके बाद जब दिनकर साहब पढ़ते हैं तो वो संस्कृत बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का उन्होंने गहन अध्ययन किया। और उसके बाद वो धीरे धीरे हिंदी की ओर बढ़ते चले गए और मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय तक वो प्रधानाचार्य रहे, फिर वो प्राध्यापक रहे। उसके बाद उन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया। बिहार सरकार में भी सब रजिस्ट्रार के पद पर काम करते हैं। वो प्रचार विभाग के उपनिदेशक भी नियुक्त होते हैं और मुजफ्फरपुर कॉलेज के विभागाध्यक्ष भी रहते हैं। लेकिन इनका सफ़र यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। वो बाद में राज्यसभा के सदस्य भी चुने जाते हैं और बिहार से दिल्ली चले जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो मुजफ्फरपुर वापस आते हैं, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बन के। लेकिन इसके तुरंत बाद भारत सरकार इनको हिंदी साहित्य में या फिर हिंदी का अपना सलाहकार नियुक्त करती है, तो वो फिर से पुनः दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन दिनकर ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो डायरेक्टली तत्कालीन सरकार पर भी कटाक्ष करते हैं। अगर सरकार गलत कर रही होती है तो सरकार पर भी वो कटाक्ष करने में पीछे नहीं हटते हैं। जैसे बहुत सारी बातें और घटनाएं उनके बारे में बोली जाती हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू जो उन्हें चुन कर के लाते हैं और प्रधानमंत्री नेहरू उनको अपना करीबी भी बनाते हैं, उसके बावजूद भी नेहरू की गलत नीतियों पर वो कटाक्ष करते थे। जैसे वो एक बार बोलते हैं कि देखने में देवता सदृश्य लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। डायरेक्टली कटाक्ष प्रधानमंत्री नेहरू पे कर रहे होते हैं। नेहरू की कुछ गलतियों और कुछ कमियों पर भी कटाक्ष करने में दिनकर पीछे नहीं हटते हैं। जैसे जब 1962 में चीन से हमारा देश हार गया था, तो उस समय भी उन्होंने डायरेक्टली पार्लियामेंट में खड़े होकर के कटाक्ष किया और वे कहते हैं कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, रे रोक युधिष्ठिर को न जाने दे उनको स्वर्ग धीर, फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे हमें भीमवीर। और इनकी जो पंक्तियां हैं, इनकी जो उपलब्धि है, इनकी जो रचनाएं हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो एक तरफ वो वीर रस के कवि मालूम पड़ते हैं, दूसरे तरफ वो श्रृंगार रस के कवि भी नजर आएंगे। जैसे अगर वो आप इनकी पढ़िएगा कुरुक्षेत्र, अगर आप इनकी पढ़िएगा रशिम रथी, तो इनका अलग ही सौंदर्य चित्रण प्रस्तुत होता है। लेकिन अगर आप इनका ही रचना उर्वशी पढ़िएगा, उर्वशी की प्रतीक्षा पढ़िएगा, तो श्रृंगार रस के कवि भी ये देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो परिपाटी रही है वो बहुत ही विस्तृत रही है और संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण साहित्य इनके अंदर झलक करके आता है। दिनकर की ये जो उपलब्धियां हैं, ये पढ़ने की बात है। और ये खास करके देश प्रेम से इतने ओतप्रोत व्यक्ति थे कि जब इनको भारत सरकार ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था, तो अंग्रेजों को कभी कभी लगने लगा था कि वो अपना सलाहकार नियुक्त करके दिनकर को गलत करते हैं, क्योंकि दिनकर उनके खिलाफ भी लिखने में देर नहीं करते हैं। और वो संस्कृति के 4 अध्याय उनकी एक बहुत ही प्रमुख और प्रखर कविता रही है। परशुराम की प्रतीक्षा, रशिम रथी, है ना, वीर रस का। और इन कविताओं के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो दिनकर का ये जो सारा वर्णन है या चरित्र चित्रण है, ये अगर हम देखें तो उनको देखने के बाद समझ में आएगा कि दिनकर बहुत ही प्रखर कवि रहे हैं। जैसे जब वो भारत सरकार के सलाहकार नियुक्त होकर के जाते हैं, तो अंग्रेजों को लगता है कि मैंने किसको नियुक्त कर लिया था, क्योंकि उनके खिलाफ लिखना शुरू करते हैं दिनकर, जिसके लिए इनको बहुत बार तबादला भी किया जाता है। 20-22 बार तबादला किया जाता है। इनके खिलाफ रोज कोई ना कोई लेटर आता है। लेकिन ये उनका लेख में ज्वार उमड़ करके आ गया था और वो रेणुका लिखते हैं।
हुंकार लिखते हैं, रसवंती लिखते हैं, द्वंद्व गीत लिखते हैं और इन सब गीतों के माध्यम से वो कटाक्ष करना शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था तो इन्होंने सबसे बेस्ट कविता लिखी थी, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। जनता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इन्होंने लिखा था कि मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। मोटिवेशन पे भी ये बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, जिनमें एक तो मेरे ख्यालों में रहता है कि है प्रदीप जो दिख रहा वह झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ के क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो दिनकर की कविताओं पे अगर हम बात करें तो इनकी कविताएं बहुत ही प्रेरणादायक रहती हैं, बहुत ही बेहतरीन रही हैं और इनकी बहुत सारी कविताएं और भी हैं, बहुत सारी रचनाएं और भी हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो अभी जब मैं दिनकर के बारे में बता रहा हूँ तो इनके रचनाओं का भी छोटा छोटा वीडियो मैं दूंगा जिसमें इनके रचनाओं पर बात करूंगा। लेकिन एक रचना जो हर किसी को पढ़नी चाहिए और अगर आप किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो उर्वशी इनकी रचना गिफ्ट दे सकते हैं। वैसे तो कुरुक्षेत्र भी बहुत अच्छी कविता है जिसमें इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में पूरे महाभारत को समाने का प्रयास किया। पूरे महाभारत को पहली बार किसी ने कविता का लय देने का प्रयास किया था, वो थे दिनकर। उन्होंने कृष्ण का पूरा छल प्रपंच लिख दिया है, उन्होंने पूरा का पूरा महाभारत को समाहित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कृष्ण को ही नहीं बल्कि भीम को, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कर्ण के बारे में, तो कर्ण की भी संपूर्ण बातों को इन्होंने वर्णन करने का प्रयास किया। लेकिन मैं इनका एक कविता उर्वशी के बारे में भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उर्वशी भी पढ़ने की चीज़ है। उर्वशी श्रृंगार रस का इतना बेस्ट कविता है कि कुछ कहने का नहीं। तो उर्वशी को आप और हम पढ़ सकते हैं, उर्वशी किसी को आप दे सकते हैं गिफ्ट में भी। और उर्वशी एक ऐसी पात्र थी, उर्वशी के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। एक ऐसी पात्र थी, कहा जाता है कि वो स्वर्ग की अप्सरा थी और धरती पे आई थी और धरती पे आने के बाद राजा विक्रम से उनका प्रेम हो गया था, जिस पे कालिदास ने भी अपनी रचना लिखी थी, विक्रम उर्वशी। ये भी पढ़ने का बुक है। साहित्य में जब आप जाएंगे ना तो समाहित होते चले जाएंगे। साहित्य एक अनंत सागर है और इस सागर में मजा भी उतना ही है। तो आप लगातार बने रहें, जिससे दिनकर की कुछ लाइनें अभी आपको मैं समर्पित करता हूँ, उसके बाद बंद करें। दिनकर का ये लाइन जो है वो सुरमाओं के लिए बहुत ही फेमस रहा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों को राह बनाते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। वैसे ही उन्होंने लिखा था कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। तो दिनकर की लाइनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रस्तुत करेंगे और इनकी कविताओं को एक एक दिन लेकर के चलेंगे। किसी दिन रसीम रथी, किसी दिन उर्वशी, किसी दिन परशुराम की प्रतीक्षा चलेगी। जैसे एक और लाइन मैं आपको समर्पित करता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही सौलपट दिशाएं। जिनके सिंह नाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम उनकी आज जय बोल। कलम पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, कलम उनकी आज जय बोल। तो आप और हम बने रहेंगे इसी तरीके से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप।